नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन ज्योग्राफी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप अच्छी तरीके से इसको कंसंट्रेट करके देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम जो है टाइमिंग की बात करते हैं। आपने कभी कभी ये सुना होगा कि हमारे भारत में अगर 12 बज रहे हैं तो अमेरिका में कितने बजेंगे। तो ये टाइमिंग का जो मिसमैच है उसको किस तरीके से सेट किया जाता है वो भी चीज़ मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको 3 स्टेप में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखा क्या होती हैं आपकी। फिर हम देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाओं को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई इनका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है ना। ग्लोब पर जो है निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, इनकी आवश्यकता क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्या होती है और उपयोगिता पे हम बात करेंगे। हम 4 तरीके से चीज़ों को देखेंगे, एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ग्लोब पर खींची हुई जो आप लोगों को आड़ी रेखाएं दिखती हैं वो ही आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ग्लोब पर खींची हुई वह आड़ी रेखाएं जो आप लोगों को दिखाई देती हैं वह अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ग्लोब बना लेता हूँ। अगर हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों ये जो ग्लोब है इसकी जो खोज की थी, इसका जो आविष्कार किया था वह मार्टिन बेहम के द्वारा किया गया था। ये एक रोचक फैक्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो ग्लोब पर खींची हुई आड़ी जो रेखाएं होती हैं वह आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आप अगर स्थिति को देखोगे, अगर आप ग्लोब को देखोगे तो मेरे दोस्तों ग्लोब पर आपको कुछ इस तरीके की रेखाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ इस तरीके की रेखाएं देखने को मिलेंगी। अगर ये आड़ी जो रेखाएं हैं ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, है ना। ये जो रेखाएं आपको खड़ी रूप में इस तरीके से दिखाई देंगी ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अक्षांश की, तो अक्षांश ये आड़ी रेखाएं हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं वह देशांतर हैं। लेकिन पृथ्वी पर इस तरीके की कहीं से भी कोई भी रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो आपकी ग्लोब पर खींची हुई हैं। तो अब ये ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची गई हैं इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उसकी बात हम करेंगे आवश्यकता एवं उपयोगिता में। इनकी क्या उपयोगिता और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं भी ऐसी तरीके की कोई भी जो है रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर खींची गई हैं। देशांतर रेखाओं को मैंने बता दिया है कि आड़ी जो रेखाएं हैं वह देशांतर रेखाएं हैं ना। अब इसका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है वो आप लोगों को बता देता हूं मैं कि इसका निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा ग्लोब है। ये हमारी जो बीच में से जो रेखा गुजरती है मेरे दोस्तों, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हम कहते हैं, इसे ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा हम कहते हैं 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री विषुवत और 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो पृथ्वी की किसी सतह से, ये देखो ये सबसे सेंटर हो गया है पृथ्वी का, और किसी भी सतह से जो है खींचा गया जो कोणीय मान होता है आपका, देखो अगर मैं इस तरीके से 30 डिग्री की अगर रेखा यहाँ पर खींच रहा हूँ तो 30 डिग्री जो 30 डिग्री जो आप लोगों की रेखा होती है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं एक रेखा इस तरीके से खींच देते हैं तो इस रेखा का नाम क्या हो जाता है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा है। 30 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब कि पृथ्वी की सतह से खींची गई जो केंद्र बिंदु की तरफ मिलेगी वह उसी रेखा के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है। जब हम 0 डिग्री से बात करते हैं तो 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक जो ऊपर रेखाएं खींची जाएंगी तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 90। और 0 डिग्री से नीचे जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 90। इस तरह हम टोटल, आपका क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अगर हम जो है 0 डिग्री को भी शामिल कर लेते हैं तो टोटल जो है आपकी अक्षांश रेखाओं की जो है आपकी संख्या हो जाएगी वह टोटल हो जाएगी 181, क्योंकि जो है 90 रेखाएं आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगी और 90 रेखाएं आपको ऊपरी की तरफ देखने को मिलेंगी, है ना। ये रहता है आपका ध्रुव रहते हैं, ये सारे आपके क्या रहते हैं, ध्रुव, जो हम देशांतर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं ये 30 डिग्री हो गई, ये 60 डिग्री हो गई। इस तरीके से हम जो संख्या है इस तरीके से ऊपर जो इतनी भी अक्षांश रेखाएं बनेंगी वो 90 हो जाएंगी और जितनी भी नीचे बनेंगी जो रेखा है आप लोगों की 90 हो जाएंगी। तो 90 नीचे और 90 नीचे ऊपर हो जाएंगी, टोटल मिला के 180। भूमध्य रेखा को अगर हम शामिल करते हैं तो 181 हो जाएंगी।
आइए आप लोगों को बात समझ में। अब ये जो 0 डिग्री विषुवत और भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। इस गोलार्ध का नाम क्या हो जाएगा? ये जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आपका उत्तरी गोलार्ध, है ना। वहीं अगर अपन बात करते हैं 0 डिग्री जो है उसके नीचे वाला जो आप लोगों को भाग दिखेगा भाई क्या कहलाता है? आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने जो है आप लोगों की अक्षांश की बात कर ली है और हमने पूर्व जो है उत्तरी गोलार्ध की बात कर ली और दक्षिणी गोलार्ध की भी हमने बात कर ली है। तो निर्धारण किस तरीके से किया जाता है मेरे दोस्तों, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसकी आवश्यकता और उपयोगिता क्या पड़ी? इसकी आवश्यकता उपयोगिता इसलिए पड़ी है मेरे दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी है। पृथ्वी पर हम किसी भी देश का निर्धारण किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी जगह कहाँ पर है, वह कहाँ पर स्थित है, इसका सटीक निर्धारण करने के लिए हमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो है हमने उपयोग किया। आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आप एक गेंद लीजिए, आपके पास में कोई भी प्लास्टिक की बॉल हो या गेंद हो जिसका आकार जो है इस तरीके का गोल होगा। अब यहाँ पर आप एक स्टार बनाइए, यहाँ पर आप एक स्टार बना लीजिए। अब आपसे मैं कहूँ कि इसकी स्थिति को निर्धारण कीजिए, यह कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है, उत्तर में स्थित है या दक्षिण में स्थित है? तो आपको स्थिति का पता लगाना थोड़ा सा कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी भी प्लेस का, स्थान का सटीक निर्धारण कैसे कर सकते हैं, वो इसी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। अब हम एक काम करते हैं, इस पर हम कुछ आड़ी रेखाएं खींच लेते हैं। हम कुछ इस तरीके की आड़ी रेखाएं खींच लेते हैं और इनका कुछ नाम दे देते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया, 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब आपसे मैं अगर कहूँ कि आप एक स्टार की स्थिति का पता लगाएं, तो अभी भी स्टार की स्थिति का पूरी तरीके से पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं भी खींच देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कुछ खड़ी रेखाएं भी मैंने यहाँ पर खींच दी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया है जो है ABCDE, यहाँ पर इस तरीके से नाम दे दिया है। अब स्थिति का पता लगाना बहुत ही सरल हो जाएगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर हमें बताना है कि ये स्टार जो है कौन सी दिशा या स्थान पर स्थित है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो है इसकी मौजूदगी की हम बात करते हैं तो यह आप लोगों का जो है अक्षांश, 3 अक्षांश और जो है 3 अक्षांश रेखा, और यहाँ पर हम B की बात करते हैं तो 3 और B के मध्य स्थित है। 3 B के मध्य स्थित है मेरे, देख लो, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये 3 आ जाता है, ये रेखा 3 है आपकी, और यहाँ पर ये जो रेखा दी गई है वो भी आपकी क्या है? ये आपकी B रेखा है। तो ये इसकी जो प्लेस है, तो आप सटीक निर्धारण बता सकते हो कि 3B जो है आप लोगों का उस स्थान के अंतर्गत यह क्या है? स्थित है। इसीलिए प्रत्येक देश की, नगर की, शहर की जो है प्रॉपर स्थिति को लोकेटेड करने के लिए, उसका निर्धारण करने के लिए ग्लोब पर कुछ जो है क्या, कौन सी रेखाएं खींची गई हैं? अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। हम भारत की स्थिति को अब समझते हैं, भारत की स्थिति को भी समझते हैं और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का क्या उपयोगिता सिद्ध होती है और किस तरीके से वे काम करते हैं। हम यहाँ पर तिथि और समय निकालना भी सीखेंगे और हम ये देखेंगे कि आपको पास कभी कभी ये आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि जो भारत का जो समय है, भारत का समय जैसे अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वी छोर की हम बात करते हैं और पश्चिमी छोर की हम बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि इनके समय में 2 घंटे का अंतराल है ना, 2 घंटे का अंतराल है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमारी ग्रीनविच यामोत्तर जो रेखा है, हम जब बात करते हैं 0 डिग्री यामोत्तर रेखा की जब हम बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम जो है उस टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। तो वो किस तरीके से निर्धारण किया जाता है उसकी भी हम बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है भारत की स्थिति क्या होगी, इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक भारत का मैप बना लेते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को चीज़ें मैं सिखाऊंगा, है ना। कुछ हम जो है इंपॉर्टेंट अक्षांश और देशांतर रेखाओं की भी बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले हम इसकी स्थिति को समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ों का निर्धारण किया जाता है, प्लेस का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, समय का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, वो हम सीख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारा ग्लोब है मेरे दोस्तों, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, हम बात कर लेते हैं, हम एक इंडिया का मैप बना लेते हैं छोटा सा, है ना। ये हमारा गुजरात हो जाता है। आगे हम जाते हैं, हमने एक भारत का मैप बना लिया है मेरे दोस्तों।
ये हमने एक भारत का मैप बना लिया है। अब आपको पता है कि जो भारत की जो स्थिति है वो कैसी है कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है, और 68 डिग्री से लगाकर 68 डिग्री 7 से लगाकर 97 डिग्री 2.25 तक अपूर्वी देशांतर यह है, पूर्वी देशांतर में यह स्थित है। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जब ग्लोब की बात करते हैं तो ये ग्लोब है हमारा, ये हमारा ग्लोब है ना, ये हमारा ग्लोब है, और ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी विषुवत रेखा है ना, ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। वहीं हम बात करते हैं, ये हमारी 0 डिग्री क्या है, आपकी देशांतर रेखा है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना। और भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब बात को समझना, अब मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से काम करती हैं। अब हमारा जो भारत है भाई 68 डिग्री 4 से लेकर देशांतर में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 2.25 तक आप लोगों का स्थित है। तो यहाँ पर अगर जो आप लोगों की जो देशांतर रेखा हैं, यहाँ पर आपकी जो देशांतर रेखाएं, कितनी देशांतर रेखाएं हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, है ना। पहले एक और चीज़ समझ लो कि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्वी की ओर घूमती है, और पश्चिम से पूर्वी की ओर घूमने में मतलब कि जो है एक जो है अपना राउंड कंप्लीट करने में कितने घंटे का समय लगता है, पूरा 24 घंटे का समय लगता है। अब आप चीज़ों को समझना, बहुत आसानी से आप लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ। हमारी जो पृथ्वी है मेरे दोस्तों, वो पश्चिम से क्या घूमती है, पूर्वी की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्वी की ओर घूमती है, और एक राउंड करने में जो है कितने घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। अब देखो जो पृथ्वी है हमारी वह 360 डिग्री की है, मतलब कि पूरा जो एक राउंड है वो पूरा 360 डिग्री का है। किस तरीके से हम बात करते हैं वो भी आप लोगों को समझा देते हैं। तो 24 घंटे जो होते हैं मेरे दोस्तों, 24 घंटे की हम बात करते हैं तो 24 घंटे में कितना समय होता है, कितने मिनट होते हैं आपके, 1440 मिनट होते हैं। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं आपके। अब देखो चूंकि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री में विभाजित, तो पूरी 360 डिग्री है, ऐसा पूरा जो गोल राउंड होता है पूरे 360 डिग्री का होता है ना मेरे दोस्तों, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो हमारी जो पृथ्वी है पूरी गोल है, ऐसी जियोइड आकार की है, और 360 डिग्री में पूरी विभाजित है। अब याद रखना मेरे दोस्तों, अगर हम 1440 को 360 से हम डिवाइड करेंगे तो आता है आपका 4 मिनट। तो पूरे 360 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगता है, जो है कितना समय लगता है मेरे दोस्तों, 24 घंटे लगते हैं। लेकिन 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है मेरे दोस्तों, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। मतलब कि ये अगर हम बात करते हैं, एक जो देशांतर है, एक देशांतर को जो है कवर करने में पृथ्वी कितने समय का कितना समय लेती है, 4 मिनट रहती है ना। एक देशांतर को पार करने में कितना का समय लेती है मेरे दोस्तों, 4 मिनट का समय लेती है। तो यहां से हम बात करते हैं 68 डिग्री 7 से लगाकर 97 डिग्री 2.5 तक कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। एक देशांतर के बीच में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो यहां से यहां तक लगाने देशांतर को जो है तय करने में पृथ्वी कितना समय लेगी मेरे दोस्तों। तो जो रेखाओं की संख्या है, कितनी है देशांतर रेखाओं की संख्या, आप काउंट करेंगे तो लगभग 30 हो जाएगी, लगभग 30 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जब 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेती है तो 30 अक्षांश रेखाओं को पार करने में कितने का समय लेगी मेरे दोस्तों। तो 30 से हम जो है इंटू कर देंगे तो 120, मतलब कि लगभग 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का समय लेगी। अब हमारा मेरे दोस्तों आपने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य होता है वह 2 घंटे पहले उदित हो जाता है, और 2 घंटे के बाद ही गुजरात में वह दिखता है ना, 2 घंटे बाद ही वह गुजरात में दिखता है। तो ये हमारा क्या है मेरे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, और ये हमारा क्या है, गुजरात है, ये हमारा गुजरात है। इन दोनों के बीच का जो मध्य का जो अंतराल है मेरे दोस्तों वह 2 घंटे का है, 2 घंटे का है। सूर्य पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, फिर जो है कहाँ पर दिखाई देगा, आपका गुजरात में दिखाई देगा। अब आप मुझे बताइए, आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, एक डाउट आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस हिसाब से तो हम देखें, अगर जो है अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे होंगे तो जो है गुजरात में 3 बज रहे होंगे, अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहे होंगे तो जो गुजरात में 5 बज रहे होंगे, तो ये जो समय अंतराल है ये एक जैसा क्यों है,
एक जैसा क्यों है मेरे दोस्तों? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा ना कि यहाँ पर 2 घंटे का समय अंतराल है, तो ये 2 घंटे का समय अंतराल होने के कारण बावजूद भी भारत में समय एक जैसा क्यों है? तो इसकी भी मैं आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से चीज़ें समझा देता हूँ। इसका जो है एक जैसे समय का ये फंडा है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम बात करते तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर माध्यम से ही समय का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। समय का निर्धारण किस तरीके से किया गया है वो भी आप लोगों को सिखाता हूँ। हम बात करते हैं यहाँ पर जो है समय का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा वो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो मानक समय लिया गया है वह आपके यूपी के इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। मतलब कि नैनी में जो समय हो रहा होगा वही पूरे भारत में समय हो रहा होगा, और वही अगर अपन बात करते हैं जो पूरे विश्व में समय हो रहा होगा वह अलग अलग होंगे सभी देश में। जैसे कि हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि अगर भारत में 5 बजे होंगे तो अमेरिका में कुछ और बजा होगा, अगर भारत में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी। आपने ये भी देखा होगा। ये सारी की सारी चीज़ों का निर्धारण आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन हम भारत की पहले बात कर लेते हैं कि भारत में इस टाइम का एडजस्टमेंट किस तरीके से किया गया है। हम बात करते हैं, देखो, जब आपकी जो पृथ्वी है पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमने में कितने का समय लेती है मेरे दोस्तों? 24 घंटे का समय लेती है। इसीलिए समय को 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया गया है। हम भारत की स्थिति पे जब नज़र डालते हैं, जब हम भारत की स्थिति पे मेरे दोस्तों नज़र डालते हैं तो हमारा जो टाइम का निर्धारण जो है किस तरीके से किया गया है, 82.5 डिग्री जो कि मानक रेखा है, उसी के माध्यम से हमने जो है समय का निर्धारण किया गया है कि जो टाइम जो है इलाहाबाद के नैनी में हो रहा होगा। यहाँ पर आपका आता है यूपी के नैनी में जो टाइम हो रहा होगा मेरे दोस्तों वही टाइम आपका पूरे भारत में होगा। अब किस तरीके से इसका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये हम देखें तो यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अगर अपन पश्चिम की बात करते हैं और पूरब की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ सेंटर जैसा ही रहता है। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये सेंटर जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा मेरे दोस्तों वही पूरे भारत के अंतर्गत टाइम होगा, है ना। अब हम बात करते हैं किस तरीके से होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो पूर्वी से लेकर पश्चिम तक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लगभग 2 घंटे का अंतराल है। तो आप लोगों के मन में भी ये भी डाउट हो ही रहा होगा कि सर तो इस हिसाब से तो सभी जगह हम बात करते हैं तो समय अलग अलग हुआ। तो इसी समय के अंतराल को फिक्स करने के लिए मेरे दोस्तों क्या किया गया है, ग्लोब पर जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचा गया है जो समय और निश्चित स्थान का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। आइए मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि अगर 5 बजे हुए तो यहाँ पर क्या कितने बजना चाहिए, उस हिसाब से 7 बजे, यहाँ पर इस हिसाब से 3 बजना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे भारत में क्या है मेरे दोस्तों, समय एक जैसा ही है। और इस समय का निर्धारण किस माध्यम से किया जाता है, देशांतर रेखा से माध्यम से किया जाता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों भारत में कौन सी ऐसी देशांतर रेखा है जिसके माध्यम से समय का निर्धारण किया गया है, तो मेरे दोस्तों वो है आपकी 82.5 डिग्री है जो देशांतर रेखा है, जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा के माध्यम से किया गया है, भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से किया गया है। और हम बात करते हैं यूपी में एक स्थान है नैनी करते, तो नैनी में जो मेरे दोस्तों समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा। तो यहाँ पर एक याद रखना आप बात कि जो हमारा जो भारत का समय लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री जो है आप लोगों की देशांतर रेखा पे स्थित यूपी के इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। तो यहाँ पर जो समय होगा वह पूरे भारत का समय होगा। अब आप लोगों को पता चला कि ये समय किस तरीके से निर्धारण किया गया है। अगर हम इस चीज़ से समय का निर्धारण नहीं करते तो सब जगह समय एक एक नहीं अलग अलग ही आप लोगों को पता होता। तो यहाँ पर समय का निर्धारण इस तरीके से किया गया है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भारत में और जो है आप लोगों का लंदन में जो 5.5 घंटे का अंतराल है वह किस तरीके से है वो भी हम देखो यहाँ पर सीख लेते हैं। तो मैं एक ग्लोब के माध्यम से चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे ये हमारा ग्लोब है मेरे दोस्तों, और ये हमारी क्या है, जो आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और हाँ, ये आपकी क्या है 0 डिग्री आप लोगों की क्या है मेरे दोस्तों, ये आपकी जो है 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है ना।
यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण भी किस तरीके से किया गया है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ये कुछ प्रीलिम्स फैक्ट आप लोग याद कर लेना जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे, है ना, वो भी आप लोगों को बता दूंगा। अब जैसे कि पृथ्वी पूरा 360 डिग्री पे घूमती है और ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, ये दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी में बांटते हैं। तो पूर्व में जो आप लोगों का 180 रेखाएं इस तरफ होंगी और 180 रेखाएं इस तरफ होंगी, तो टोटल देशांतर रेखाओं की जो है संख्या कितनी हो जाएगी 360। अब चूंकि भारत यहाँ पर स्थित है, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है 82.5 पे, 82.5 जो हमारी जो रेखा है मानक, जो हमारी देशांतर रेखा है, वहीं से हमारा समय का निर्धारण किया गया है। अब 0 डिग्री से लगाकर 0 डिग्री की अगर अपन यहाँ पर ये मान लेते हैं ये हमारी 0 डिग्री है और यहाँ पर लंदन स्थित है ना, तो हम लंदन से 5.5 घंटे किस तरीके से आगे, जब आप 0 डिग्री से लगाकर 82.5 तक जाते हो तो कितनी देशांतर रेखाएं मिलेंगी आपको मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखाओं की जो देशांतर जो रेखा है मेरे दोस्तों वो कितनी हो जाएंगी, 0 से लगाकर 82.5 तक अगर हम जाते हैं तो हमें 82.5 क्या मिलेगा आपको, 82.5 जो है रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें 4 का इंटू कर देते हैं। अब सर 4 का इंटू क्यों किया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि 2 देशांतरों को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो 82 जो है आपका 82 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लेगी मेरे दोस्तों, तो हम इंटू कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 330 लगभग मिलेगा। अब 330 जो आप लोगों को 330 को हम जब घंटे में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करेंगे, तो इस हिसाब से 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 मतलब कि 5 सही 1/2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना समय का अंतराल हो गया है, 5.5 घंटे का अंतराल हो गया है ना। इसीलिए जब भी आप किसी फ्लाइट में जाते हो और इंटरनेशनल किसी एयरपोर्ट पे उतरते हो तो पता चलता है कि हमें एक अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, वह कहती है कि जो है आप अपना टाइम जो है इस समय के हिसाब से जो है निर्धारण कर लें, सेट कर लें। ये भी आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, ये भी आप लोगों को चीज़ में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो रेखाएं हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो ग्लोब पर कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा जो रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, है ना। यहां से 23.5 डिग्री जो होती है आपकी ऊपर की तरफ, उत्तरी तरफ, ये होती है आपकी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। और नीचे की अगर अपन बात करें तो 23.5 डिग्री जो नीचे आपको देखने को मिलेगी वो आपकी मकर रेखा है ना, ये आपकी मकर रेखा है। ऊपर आपको 66.5 डिग्री क्या देखने को मिलेगी, जो आप लोगों को आर्कटिक देखने को मिलेगी। और 66.5 डिग्री आपको अंटार्कटिक देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्रमुख आप लोगों की अक्षांश रेखाएं हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 90 अक्षांश रेखा ऊपर होंगी और 90 अक्षांश रेखाएं नीचे की तरफ होंगी। और जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 180 रेखाएं इधर होंगी और 180 रेखाएं इधर होंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये सारी की सारी 90 तो नहीं बन पाएंगी यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि ये जो 2 अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा होता है कि 2 अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है। अगर जो है आप लोगों को एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक के बीच की दूरी समय जो है तय करनी है तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये जो हमने देशांतर रेखाएं बताई हैं, ये इस देशांतर रेखाओं में मैंने आप लोगों को ये बताया है मेरे दोस्तों कि जो 2 देशांतर रेखा होती हैं उसको पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। अब इनकी ज़रूरत भी मैंने क्या बता दी है, आप लोगों को समझा दी, इनकी उपयोगिता भी बता दी है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी बता देता हूँ, जैसे कि हाल ही में अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है। अगर आप लोगों को ऐसी भी जानकारी देना ज़रूरी है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी देश यहाँ से मिसाइल छोड़ता है और उसको यूक्रेन की राजधानी कीव में अगर कोई मिसाइल छोड़नी है तो वो किस तरीके से मिसाइल छोड़ेंगे कि बस उस पर्टिकुलर जगह पे ही जाके गिरेगी। तो वो सब चीज़ें भी इन्हीं के माध्यम से होती हैं।
अब यहाँ पर अगर कोई मिसाइल होगी तो उसमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी और नक्शा और सॉफ्टवेयर जो है लोड किए जाएंगे मेरे दोस्तों, जो उस माध्यम से उस समय का उस पर्टिकुलर जगह का निर्धारण कर लेंगे। तो ग्लोब पर किसी भी स्थिति की जो है प्लेस की स्थिति को हम क्या करते हैं, सटीक तरीके से निर्धारण कर लेते हैं और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमला करते हैं। तो वो जो मिसाइल है पर्टिकुलर उसी अक्षांश और देशांतर के मध्य जाकर गिरेगी जहां पर वह देश स्थित है। जिस भी किसी अक्षांश और देशांतर के मध्य जो देश स्थित होगा तो वहीं पर जाकर पर्टिकुलर वह क्या करेगी, आपकी जो है गिरेगी। तो इसका जो है आप लोगों का इस टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा लिया जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी फ़ायदा इसका होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर जो है स्थान को जो है टारगेट यहाँ से किया जाता है, वो किस माध्यम से किया जाता है, अक्षांश और देशांतर के माध्यमों से भी किया जाता है। इसकी कुछ रोचक बातें हैं, कुछ रोचक फैक्ट हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ प्रीलिम्स फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सटीक जो है एक जैसे आप लोगों को छपे हुए मिलेंगे और मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटल चीज़ है, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। देखो कुछ प्रीलिम्स फैक्ट की हम बात करें तो देखो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया है, 1884 में इसका निर्धारण किया गया था और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आता है। 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया है, 1884 में किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो याद रखना आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है, ये भी आप लोगों को बता दिया है। और किस लिए बांटा गया है कि पृथ्वी जो 360 जो घूमती है उसको घूमने में जो है आप लोगों को कितना समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं चीन एवं भारत में केवल एक ही समय जोन है। रूस की जब हम बात करते तो रूस में सर्वाधिक समय जोन है, वह है आप लोगों के टाइम जोन जो है 11 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका में 7 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम बात करते हैं तो 3 जो है ऑस्ट्रेलिया को 3 समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि समय का निर्धारण किस तरीके से हुआ है, हमारे अक्षांश और देशांतरों की जो दूरी है, अक्षांश और देशांतर जो हैं उनको क्यों निर्धारण किया गया है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तिथि किस हिसाब से निकाली जाएगी वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑल ओवर हमने बात की है अक्षांश क्या होती हैं, देशांतर क्या होती है, निर्धारण किस तरीके से किया जाता है और इनकी उपयोगिता क्या है, ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आज आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाली हैं और इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं इससे संबंधित सारे नोट्स एवं पीडीएफ आपको घर बैठे मिल जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, संपूर्ण एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि भाई आपको टेलीग्राम जो है डाउनलोड कर लेना है। अगर आप उस पर संपूर्ण एकेडमी लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पीडीएफ उपलब्ध हो सके तो आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। आपको आपके नंबर पर जो है तुरंत क्या किया जाएगा, जो है पीडीएफ इसकी सेंड की जाएगी। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, इसलिए इस वीडियो को क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ अगले सेशन में, हम जो है किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और सारी ज्योग्राफी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो जय हिंद और धन्यवाद।